नमस्कार, मैं डॉक्टर एमपी प्रजापति, विभाग अध्यक्ष हिंदी। आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे मुक्ति बोध का काव्य संसार और आलोचना के मापदंड। ये एमए चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, जिसे हम अपने क्लास में पढ़ाते हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाई। वे एक वैज्ञानिक समाजवादी विचारक थे। वे यथार्थ पर आधारित समाजवादी विचारक के रूप में माने जाते हैं। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्गहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। मूलतः मार्क्सवाद उन आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है जिन्हें 19वीं-20वीं सदी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स और व्लादिमीर लेनिन तथा साथी विचारकों ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया। मुक्तिबोध इस विचारधारा के पोषक हैं। वस्तुतः किसी भी रचनाकार की जीवन दृष्टि उसके साहित्य संदर्भों को समझने परखने का सर्वप्रमुख माध्यम है। यही जीवन दृष्टि साहित्यकार के न केवल सृजनात्मक लेखन का आधार होती है, बल्कि उसे सैद्धांतिक पीठिका देने वाले आलोचन विवेचन का केंद्र बिंदु भी बनती है। मुक्तिबोध की जीवन को देखने परखने की दृष्टि मूलतः मार्क्सवादी है। उनका काव्य चिंतन, जीवन और समाज के प्रति देखने की दृष्टि मार्क्सवाद का ही परिणाम है। उनका कहना है, हमारा सामाजिक व्यक्तित्व ही हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा में जो कुछ है वह समाज प्रदत्त है। यथार्थ जीवन जगत ही मुक्तिबोध की समीक्षा दृष्टि का केंद्र बिंदु रहा है। मुक्तिबोध के लिए जीवन साहित्य का निकष है। जब साहित्य जीवन से प्रस्तुत होकर जीवन को प्रभावित करता है तो वस्तुतः उसकी कसौटी जीवन ही है, इसे मान लेना चाहिए। वस्तुतः मुक्तिबोध का साहित्य मात्रा की दृष्टि से अधिक न होते हुए भी गुणात्मक रूप से साहित्य की स्वायत्तता की प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उसमें एक दृढ़ वैचारिक चिंतन की बहुमुखी सृजनात्मक प्रतिभा का ओज है। इनका समस्त काव्य सामाजिक अंतर्द्वंद के मानसिक संघर्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति का आत्मसंभव प्रयास है। अपने काव्य में मुक्तिबोध एक ओर समाज में परिव्याप्त भ्रष्टाचार के सामने झुकने की प्रवृत्ति से विद्रोह करते हैं, दूसरी ओर अपने भीतर के चेतन अवचेतन वृत्तों के संघर्ष से जूझते हैं। मुक्तिबोध के काव्य के मूल कथ्य को हम मध्यवर्गीय अंतर्द्वंद, पूंजीवादी समाज का यथार्थ, वर्गहीन समाज की परिकल्पना आदि बिंदुओं पर आधारित मान सकते हैं। वर्गहीन समाज की परिकल्पना और जन चेतना की भावना मुक्तिबोध के काव्य का केंद्रीय भाव है। वे स्वयं कहते हैं कि जीवन ही साहित्य का निकष है। इसीलिए कविता उनके लिए मस्तिष्क का आवेश न होकर जीवन के जटिलतम विचारों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। जन संघर्ष के विविध आयामों और आत्मीय छवि चित्रों के चित्रण में ही उनकी वर्गहीन समाज के निर्माण की परिकल्पना व्यापक मानवीय मूल्यों से जुड़ते हुए सार्थक होती है। मुक्तिबोध के काव्य में यह परिकल्पना अविधात्मक रूप में व्यक्त हुई है। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता में वे एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए लिखते हैं, समस्या 1, मेरे सभ्य नगरों और ग्रामों के सभी मानव सुखी, सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे? उन्होंने वर्गहीन समाज के निर्माण की प्रक्रिया में अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने वाले मार्ग को अवरुद्ध करने वाली सुविधाजीवी प्रवृत्ति का उल्लेख ही नहीं बल्कि घोर विरोध किया है। उनके मन में पूंजीवादी समाज के प्रति रोष है। इसीलिए वे मानते हैं कि मार्क्सवादियों द्वारा वर्गहीन समाज की परिकल्पना के स्वप्न को साकार मूर्त रूप देने के उद्देश्य से रचे गए काव्य का कथ्य स्वभावतः पूंजीवादी समाज को गर्हित और निंदनीय चित्रित करता है। पूंजीवादी शोषक समाज के उत्पीड़न स्वरूप को पाठक के सामने उजागर करके ही उसके प्रति ग्लानि और घृणा का भाव जागृत किया जाता है। टार सप्तक में पूंजीवादी समाज के प्रति उनकी निम्न पंक्तियां स्पष्टतः पूंजीवादी संस्कृति के दोगले स्वभाव के प्रति उनकी ग्लानि और घृणा से उपजी भर्त्सना को उजागर करती है। छोड़ो हाय केवल घृणा और दुर्गंध, तेरी रेशमी वह शब्द संस्कृत अंध, देती क्रोध मुझको खूब जलता क्रोध, तेरे रक्त में भी सत्य का अवरोध,
तेरे रक्त से भी घृणा आती तीव्र, तुझको देख मितली उमड़ आती शीघ्र, तेरे हास में भी रोग कृमि है उग्र, तेरा नाश तुझ पर क्रुद्ध तुझ पर व्यग्र। मुक्तिबोध शोषक पूंजीपति समाज के 10 स्वरूप का वर्णन कर उसके प्रति घृणा और ग्लानि उपजाना चाहते हैं, ताकि उसके विरोध में सन्नद्ध होकर शोषित पीड़ित व्यक्ति उसके नाश की कामना और उससे मुक्ति के लिए समूह शक्ति को एकत्रित कर उसका विनाश की आधारशिला तैयार कर सके। वे कहते हैं कि एक तरफ शान शौकत से निर्मित खोखली और दोगली शहरी जिंदगी और दूसरी तरफ नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले दैनिक मजदूरी पर बदबूदार स्थानों पर जीवित रहने वाली विवश जिंदगी, दोगले स्वरूप का चित्रण करते हुए मुक्तिबोध सहज ही कह उठते हैं कि इस नगर का व्यक्तित्व जादुई की रंगीन मायाओं का प्रदीप्त पुंज, यह नगर है अयथार्थ, मानवीय आशा और निराशा के परे की चीज, मुझे याद आते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है शीर्षक कविता के प्रारंभिक अंश में श्रमिक वर्ग के शोषण स्थान और उसके आसपास के वातावरण का चित्र प्रस्तुत किया गया है। मुक्तिबोध मानते हैं कि मार्क्सवादी चिंतन का मूलाधार वह सर्वहारा मजदूर वर्ग है जो समाज में आर्थिक वैषम्य के कारण शोषित एवं पीड़ित है। आर्थिक समानता की प्राप्ति के माध्यम से वर्गहीन समाज रचना का स्वप्न ही मार्क्सवाद का प्रमुख लक्ष्य है। तभी तो वह कह उठते हैं कि नगर के बीचों बीच आधी रात अंधेरे की काली स्याह शिलाओं से बनी हुई भीतों और आहातों के कांच टुकड़े जमे हुए ऊंचे ऊंचे कंधों पर चांदनी की फैली हुई संतलाई झालरें शोषित वर्ग की स्थिति के प्रति मुक्तिबोध की मोह सिक्त सहानुभूति का चित्र सहज ही हमें आकर्षित करता है कि दूर दूर मुफलिसी के टूटे फूटे घरों में सुनहले चिराग जल उठते हैं। आधी अंधेरी शाम ललाई में निलाई नहाकर पूरी झुक जाती है। थूहर के झुरमुटों से लसी हुई मेरी इस राह पर, ये चांद का मुंह टेढ़ा है से लिया गया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में मुक्तिबोध ने अपनी अधिकांश कविताओं में वर्ग संघर्ष को चित्रित करने का प्रयास किया है। उनकी कविताओं में शोषित वर्ग के संघर्ष के प्रति सचेत सक्रियता और उससे भयाक्रांत शोषक वर्ग का विस्तृत चित्रण है। चांद का मुंह टेढ़ा है शीर्षक कविता अपने संपूर्ण कलेवर में ही वर्ग संघर्ष की क्रांति चेतना से आपूरित है। चंबल की घाटी में शीर्षक कविता में मुक्तिबोध ने शोषण व्यवस्था, दस्यु के अत्याचार से मुक्ति के लिए समूहीकरण पर बल दिया है। मुक्तिबोध के काव्य में आर्थिक शोषण के चित्र ही आर्थिक परिस्थितियों एवं उनके कारणों की पड़ताल कराने के लिए विवश करते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के प्रारंभ में ही श्रमिकों के शारीरिक एवं आर्थिक शोषण के लिए जिम्मेदार धूम्रमुखी कारखाने का चित्रण है। इसी कविता में कवि नगर सभ्यता में पनप रहे दो वर्गों के बीच की आर्थिक विषमता की खाई को भी स्पष्ट करते हुए कवि कहता है, धुंधलके में खोए इस रास्ते पर आते आते दिखते हैं लठधारी बूढ़े से पटेल बाबा, ऊंचे से किसान दादा, वे दाढ़ीधारी मुसलमान चाचा और बोझा उठाए हुए माएं बहनें बेटियां। वस्तुतः आर्थिक स्थिति के वैषम्य को उद्घाटित करने में मुक्तिबोध की दृष्टि में अचेतन रूप से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मानसिकता का संचालन करती है। पद्य के माध्यम से अपनी मूल्यवान बातें करने वाले मुक्तिबोध ने अपने गद्य में भी स्पष्टतः प्रतिबद्धता को पक्षधरता का पर्याय मानकर स्वीकार किया है। हम एक प्रवृत्ति हैं, एक धारा हैं, भाव धारा, विचारधारा, जीवन धारा, और हम उसी धारा के अंग हैं और हम इस धारा के पक्षधर हैं और हम बिना इस पक्षधरता के अपने आप को अपूर्ण, मूल्यहीन और निरर्थक पाते हैं। मुक्तिबोध का काव्य मार्क्सवादी दर्शन का सृजनात्मक रूप होते हुए भी पाठक को नारेबाजी या मात्र प्रतिबद्धता की सिद्धांतबाजी में नहीं उलझाता। उनका सृजन स्वयं अपने कवितापन में इतना पूर्ण है कि उसमें मार्क्सवादी दर्शन के निष्कर्षों का समावेश होते हुए भी वह पाठक को बरबस कवि को प्रतिबद्धित चेतना के प्रति विश्वासी बना देता है। प्रतिबद्धता की व्याख्या के संदर्भ में यहाँ चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह की पहली नाटकीय कविता भूल गलती की कुछ पंक्तियों को देखा जा सकता है। ना मंजूर
उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त, हठ इंकार का सिर ताने खुद मुख्तार। भूल गलती गलती और बेईमान व्यवस्था का प्रतीक है। इस व्यवस्था में भी ईमानदारी बेखौफ होकर अपने सिद्धांतों के प्रति गहरी निष्ठा से प्रतिबद्धित है। वह जिंदगी जो ऐसी व्यवस्था के सामने विवश बेजुबान हो जाए, समझौता परस्ती को दोहरा व्यक्तित्व अपनाकर अपने व्यक्तित्व के विवेक, उसकी स्वतंत्र चेतना को गलत व्यवस्था के प्रति समर्पित कर स्वयं मात्र कठपुतली बनकर रह जाए, ऐसा शर्मनाक जीवन कवि को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तभी कवि की कवित्व शक्ति जिंदा बच सकेगी। मुक्तिबोध आत्मान्वेषण और आत्मद्वंद के कवि हैं। वे मानते हैं कि जनवादी चेतना की प्राप्ति के लिए व्यक्ति की निजी चेतना का परिपक्व और परिपूर्ण होना अत्यावश्यक है। यह शोधन या संशोधन या परिष्करण की प्रक्रिया काव्य में 3 स्तरों पर आती है: आत्मद्वंद, आत्मान्वेषण और आत्मपरिचय। ब्रह्म राक्षस शीर्षक कविता भी व्यक्ति के स्तर पर आत्मसंघर्ष को प्रस्तुत करती है। ब्रह्म राक्षस व्यक्ति की बौद्धिक चेतना के प्रतिभिक ओज का प्रतीक है। यह चेतना अपने ज्ञान की परिपूर्णता के गर्व से प्रतप्त है। ऐसे व्यक्तित्व का आत्मसंघर्ष एक अंधेरी बावड़ी के वातावरण के रहस्य में समाहित है। आत्मचेतन तक पहुंचने के लिए मानसिक संघर्ष की प्रक्रिया का रहस्यात्मक चित्रण वे इस प्रकार करते हैं कि खूब ऊंचा एक जीना शामला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां, वे एक अभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव। मुक्तिबोध की कविता में व्यक्ति के अस्तित्व संघर्ष के विविध आयाम हैं, जिनमें कवि मूल्यवादी पुरातन आदर्शों और आत्मनिर्वासन की त्रासजनक भूमिकाओं में स्वयं को तलाश रहा है। मुक्तिबोध की कविताएं समाज को बुराइयों की ओर घसीटने वाली, उसे खोखला बनाने वाली दुर्दांत शक्तियों को खींच कर सामने ले जाती हैं। उनके राजनीति में चल रहे षड्यंत्रों का पर्दाफाश करती हैं। मुक्तिबोध ने देश के उस वर्ग को अभिव्यक्ति दी है जिसे शायद ही कोई अन्य कवि इसे अपनी इतनी अधिक सफलता से ईमानदारी से अभिव्यक्त कर सका हो। समकालीन हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध का सशक्त, ईमानदार और संघर्षशील व्यक्तित्व अपने सृजनात्मक वैशिष्ट्य के कारण हमेशा याद किया जाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा ये व्याख्यान पसंद आया होगा और आप इससे लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।